नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7 जो इस समय बन चुकी है और सरकार जो है काम भी कर रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा मसला था जो एक युवाओं का के एज रिलैक्सेशन देनी, सरकार ने ये पहला काम कर दिया। तो जो युवा हैं, जो इस कैंडिडेट हैं, वो काफी जो है वो खुश हुए हैं। और इसी तरह से कुछ और मुद्दे थे, विंटर और समर जो उनके जो एजुकेशन के मसले थे, क्योंकि सर्दियां पड़ती थी और ये पहले जो था एक ही साथ जो है एग्जाम होते थे, लेकिन जैसे सरकार बनी ये मसला जो है उसको सॉल्व कर दिया। मैनिफेस्टो जो है एनसी का जो है उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। हमारे साथ अजय श्रोता जी जो पूर्व मंत्री हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि जो घोषणा पत्र आपने जो जारी किया था उसमें बहुत सारे इशू हैं, वो बीजेपी कहती है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। तो उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो जिस तरह से ये आपके मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें थी, उनमें किस तरह से इसको करेंगे, क्योंकि बहुत सारा मसला जो है आपके ऊपर उम्मीदें हैं। डेली वेजर जो मेन मुद्दा है वो कम से कम भी 3 साल से वो धरने पर हैं, तो उसको किस तरह से करेंगे और बाकी जो मुद्दे हैं। गुरमीत जी, बड़ी खुशी की बात है और मैं उमर अब्दुल्ला साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारे मैनिफेस्टो में जो भी हमने प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे करने शुरू कर दिए हैं। और मेरा ख्याल है शायद ये रिकॉर्ड होगा कि 1 महीने के अंदर अंदर इतने मुद्दे हो जाएं। और खासकर जो पॉलिटिकल मुद्दे थे या इकोनॉमिक मुद्दे थे, उन सब की तरफ पार्टी गामजन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में गामजन है। आप देखिए, सबसे पहला हमने कहा था कि हम स्टेटहुड रिस्टोर कराएंगे और हम ये जो है 370 को बहाल कराएंगे। हमने रेजोल्यूशन उसमें लाया कैबिनेट में कि भाई हमारा जो स्टेटहुड है 2019 से जो पहले था वो बहाल करिए। वो पहला रेजोल्यूशन पास करके उमर अब्दुल्ला साहब जाती तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए और उनको वो रेजोल्यूशन दे दिया। उनसे गुजारिश की कि ये लोगों के जज्बात हैं, उनके साथ साथ हैं, तो इसकी कदर करते हुए फौरी तौर पर आप इसको स्टेटहुड दीजिए। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का भी और बाकी जो बीजेपी के रहनुमा हैं उनका भी ये पार्लियामेंट में वाज दफा उन्होंने कहा कि हम इसको बहाल करेंगे स्टेटहुड को। तो इसलिए एक तो उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने असेंबली में पहला रेजोल्यूशन लाया कि भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको बहाल करो। मैं एक तो आपको रोकूंगा, एक स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव लाया गया क्या स्पेशल स्टेटस के लिए लाया गया या 370 और 35A को बहाल करने का लाया गया, ये लोगों में कंफ्यूज है। इसी का फायदा जो बीजेपी उठा रही है। बीजेपी कोई फायदा नहीं उठा रही है। बीजेपी तो मैदान ही छोड़ के आ गई थी। उनको मौका था 5 दिन लोगों की मुश्किलात की बात करते। उनको पता था हम लोगों की मुश्किलात नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों को दी हुई मुश्किलातें उन्हीं की मुश्किलातें जो उन्होंने 10 साल दी। बीजेपी कैसे कर सकती थी? बीजेपी मैदान ही छोड़ के आ गई। उन्होंने बहाना ढूंढा, शोर शराबा किया, आ गए। इससे अच्छा होता जो 4-5 दिन सेशन चला, वो लोगों को मुश्किल उठा। मेरा सवाल आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। आप जब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली 370 और 35A की बात आती है। ये कोई हिमाचल नहीं है जहाँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं है जहाँ आप स्पेशल स्टेटस की बात करोगे और बात करेंगे। यहाँ जब स्पेशल स्टेटस जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब कहा, भीमराव अम्बेडकर थे, ये शेर कश्मीर थे, जब उन्होंने कहा स्पेशल स्टेटस मतलब ये है कि देश के आइन ने जो हमें अख्तियारात दिए हैं दफा 370 के तहत, 35A के तहत, वो जो है वो हमने उसके लिए रेजोल्यूशन लाया है। अब आप एक बात मुझे बताओ कि जब पार्टी अपने मैनिफेस्टो को आगे चला रही है तो अपोजिशन ने कुछ तो कहना है। श्रोता साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो भी हुआ वो ठीक था, वो उन्होंने फैसला दे दिया। अब उसके ऊपर फिर से दोबारा आप बड़े समझदार आदमी हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफा कहा था
कि 370 परमानेंट है, तो वो चाबी खोले ना तो फिर खुलेगी चाबी, वो दिन आ जाएगा चाबी खुलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 और 35 के मुद्दे को हमेशा लेके चलती रहेगी, और हमें उम्मीद है कि बीजेपी ने अगर 75 साल में पूरा किया, हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। जिस तरह से उनका कहना है कि ये जो 370 और 35 दफन हो चुका है, ये फिर से वापस नहीं आता, चाहे कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जितना मर्जी जोड़ ले, वो फिर से बहाल नहीं हो सकता। ये बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे मोदी हैं चाहे अमित शाह हैं, वो जो कहते रहे हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करें। अगर 75 साल में उन्होंने खत्म किया ये वो, तो आप हमें रेजोल्यूशन पास किए तो अभी 10 दिन में नहीं हुए। जी जी, आप 10 दिन में घबरा गए। थोड़ा टाइम दो हमको भी, हम भी करेंगे। तो जिस तरह से आपने कहा है कि इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्या ये जो रेवोल्यूशन लाया गया, इसके पीछे एक इंटरनेशनल मैसेज देना था, एक हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को कि राय के बिना इसको जो हटाया गया, ये भी मैसेज जाता है क्या इंटरनेशनल लेवल पर? हम इंटरनेशनल पे यकीन नहीं करते, हम जम्मू कश्मीर के लोगों पे यकीन करते हैं जी, कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्यालात हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं, हम उसकी कदर करते हैं। इसमें दिल्ली वाले क्या सोचते हैं, इंटरनेशनल लेवल क्या सोचता है, वो उनकी सोच है। हमने रेजोल्यूशन लाया और हमने उसको अप्रोप्रिएट क्वार्टर पे पहुंचा दिया जी जी, कि भाई इस पे अमल हो। नेशनल कांग्रेस ने हमेशा ये किया है। जी, अब कहने के लिए कोई जो मर्जी कहे। अब एक बात मैं आपको बताऊं, वो डोगरी से कहते हैं ना कि कोई ना कोई नुक्स कट रहा, नुक्स नहीं लग रहे थे, परेशान हो जाना। जी जी, बिल्कुल। तो वो एक किसी दो सहेलियां थी, जी, उसने कहा भाई आपकी बहू कोई नुक्स क्या है? उन्होंने कहा नहीं बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा इससे बेड़ा गर्क हो जाएगा, नुक्स निकालो। उन्होंने क्या नुक्स निकालूं? उन्होंने कहा जब आटा गूंथती है, हिलती है ना, यहाँ जोर से शोर डालो, आटा गूंदे क्यों हिलती हो? तो ये अपोजिशन का ये हाल है। जिस तरह से आपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए हैं, आपने गैस सिलेंडर जो है 12 गैस सिलेंडर देने हैं, इसी तरह से बहुत सारे और भी मुद्दे हैं। जो है वैकेंसी जो है, वेकेंट वैकेंसी है, उसको पूरा, क्योंकि 10 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। इतना कि जो स्कूलों में जो है, स्कूल भी तकरीबन मेरे को लगता है कि 1400 स्कूल जो है सरकारी बंद कर दिए गए। इस तरह से नई भर्ती हुई नहीं है। और जिस तरह से मेडिकल की बात करते हैं, वहां पे भी जो है मैन पावर की कमी है। इसको किस तरह से पूरा करेंगे? जिस तरह से आपने वादा किया कि हम 1 लाख जो है नौकरी रोजगार देंगे 5 साल के बीच में, क्या कहेंगे? हमने आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी क़यादत में बच्चों की नौकरी की उम्र को बढ़ा दिया, ये रिलैक्स कर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 10 साल में भी हो सकती थी। आप जब बात कर रहे हैं बीजेपी को पूछिए भाई 10 साल में आपने क्यों नहीं की? जी जी, हमने क्यों की? जी। अच्छा, उसके बाद हमारा वायदा है मैनिफेस्टो में कि 180 दिन में, 6 महीने में जितनी पोस्टें खाली हैं हम सब फिलअप कर। जी जी, ठीक है। उसके बाद 5 साल में जी 1 लाख नौकरी देंगे। अब ये आपको मैं एक बहुत बड़े साफ अल्फाज में कह दूं, जी, 5 साल के बाद जब उमर अब्दुल्ला साहब का आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे उनकी क़यादत की सरकार का, जी, आप कहेंगे यार कमाल पार्टी है, इसने सारा मैनिफेस्टो कंप्लीट कर दिया। खुशकिस्मती है, जी, आज बड़ा तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर है, जी, बिल्कुल, जो पहले भी 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे, जूनियर मिनिस्टर रहे, वाजपेयी साहब के साथ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, वाजपेयी साहब के साथ काम करके अपना लोहा मनवाया, सिक्का जमाया वहां दिल्ली में। बिल्कुल जी। और उधर से पीछे जो उनके वो एक सरप्रस्ती है फारूक अब्दुल्ला साहब की, जिन्होंने 5 दफा चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया है, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, 3-4 दफा एमपी रहे हैं, 1 दफा तो एमपी वो यूनानिमस बन गए थे, जी जी, बिना अनअपोज्ड, बिल्कुल, और एमपी भी रहे। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का जो बड़ी कदावर लीडरशिप है, उसका जो तजर्बा है वो यकीनन लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल होगा। श्रोता साहब, ये जो डेली वेजर का मसला आपने उसमें मैनिफेस्टो में लिखा है, तो वो काफी इंतजार कर रहे हैं, क्या उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? डेली वेजरों का इंतजार का जो वक्त है वो अब कम हो गया है, खत्म हो गया तकरीबन। जी जी, उस पर काम हो रहा है। बिल्कुल, हमने मैनिफेस्टो में लिखा था
फेज्ड मैनर में जी ठीक है इनको रेगुलाइज करेंगे। जी। अब देखेंगे वो भी हम रेगुलाइज करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो में तो कहा, मैनिफेस्टो बनने से पहले जितने हमने जलसे किए, जी उमर अब्दुल्ला साहब ने तकरीर में कहा बिल्कुल कि मेरी गवर्नमेंट आएगी, मैं डेली वेजेस को पक्का करूंगा। जी जी मैं डेली वेजेस से गुजारिश करता हूँ कि आपने बड़ी मुश्किल हालात में काम किया है, बिल्कुल जितना डेली वेजेस काम करते हैं शायद दूसरे लोग नहीं करते, बिल्कुल और आपकी मुश्किलात का जो एहसास है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को है, उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में इस गवर्नमेंट को है। और मुझे उम्मीद है कि जो मुश्किलात हैं इसको हल करने में उमर अब्दुल्ला साहब अपना पूरा एक अहम रोल अदा करने वाले हैं, और डेली वेजेस को एक गिफ्ट के तौर पर मिलेगा कि आपको हमने रेगुलाइज कर दिया। श्रोता साहब एक और मुद्दा है इसके साथ एक बात मुझे याद आ गई, जी पहले तो डेली वेजेस की गिनती नहीं पता चलती थी कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल ये उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में गिनती का पता चला कि 60,000 लोग हैं। 60 बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने एक आदमी की इंटेंशन जो थी, उमर अब्दुल्ला साहब उसी गवर्नमेंट में क्लियर करना चाहते थे। जी बात किस्मती से फ्लड आ गया, जी जी फ्लड खत्म हुआ तो फौरन इलेक्शन आ गई, बिल्कुल तो इलेक्शन में हम हार गए, वो रह गई। बीजेपी के पास ये 10 साल थे। बिल्कुल साहब बीजेपी आज लोगों की हमदर्दी की बात करती है, अगर इतनी हमदर्द होती 10 साल में इनको रेगुलाइज कर देती। श्रोता साहब बीजेपी तो ये भी कहती है कि सिर्फ 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में देखना जो है हमारी सरकार आएगी। इसमें कितनी सच्चाई, क्या एनसी और बीजेपी का कुछ कोई तालमेल जुड़ा हुआ है, क्या कोई इस तरह की बात चल रही है क्या? आपने मंगेरी लाल के हसीन सपने, वो एक ड्रामा आता था, देखा है? दूरदर्शन पे आता था, जी जी देखा? अगर कोई सपने लेता है मंगेरी लाल की तरह तो हमें क्या तरह से? जी वो यहाँ तो लोगों को कहते थे 50 पार, बिल्कुल यहाँ तो 28 रोआर हो गया। और ये मैं आपको ये बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कोई सरकार का ठिका भी नहीं बन सकती। जी जी बीजेपी ने जो किया इस 14 की इलेक्शन में, इस 24 की इलेक्शन में, बीजेपी ने पूरी स्टेट को कम्युनल लाइन पे बांट दिया। बिल्कुल बिल्कुल कमलाई कर दिया। हम कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल हमने सेकुलरिज्म की बात करनी है। और आपने देखा फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब ने शुरू से ही बयान देते आ रहे हैं जी कि जम्मू एक आंख, कश्मीर दूसरी आंख, जी हम बिल्कुल दोनों के साथ बराबर करेंगे। तो लिहाजा इनका काम है ये शोशेबाजियां छोड़नी। हमारा काम है लोगों की सेवा करनी, लोगों की खिदमत करनी, और लोगों की मुश्किलात को हल करना और उनकी मुश्किलात में कमी लानी। आज श्रोता साहब एक और सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस जो है आपकी सरकार का हिस्सा नहीं है। वो कहते हैं हम बाहर से समर्थन देंगे। इसमें क्या कोई ज्यादा डिमांड का ये पहली दफा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, उनकी ज्यादा डिमांड थी क्या? पहली दफा तो नहीं हुआ, देश में बड़ी जगह हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से सपोर्ट होती है, तो आप ऐसे क्यों परेशान? नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या ऐसा कुछ ज्यादा मांग रहे थे तभी नहीं मिला तो उन्होंने बाहर से सपोर्ट दिया? कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब ये समझौता हुआ था जी, राहुल गांधी और खड़गे साहब श्रीनगर आए थे, बिल्कुल उधर बात हुई थी। बाद में वीनू गोपाल भी आए, वो सलमान खुर्शीद भी आए। मेरा कहने का मतलब है कि ये समझौता अपर लेवल पे होगा। जी जी बिल्कुल। तो इसलिए ये अलायंस में ये कई दफा होता है, पार्टियां कहते हैं अच्छा हम बाहर से करते हैं। बिल्कुल। तो आप इस बात पे क्यों परेशान हो रहे हैं? रोहतर साहब एक और मसला है कि जो बीजेपी कहती है कि इस समय जो सरकार है वो एलजी भी चला रहे हैं, एनसी भी चला रही है। कुछ अधिकार जो है क्षेत्र जो है एलजी के पास है, कुछ जो है एनसी के पास है। तो ये इस तरह से कैसे सरकार काम करेंगे, क्योंकि एलजी के पास आधार जो ज्यादा वो अखरियात हैं, वो ज्यादा उनके पास अधिकार हैं। तो एनसी सरकार इसको किस तरह से टैकल करेगी? मैं जाती तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूँ जी जी कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव हिस्सा है जी देश का। जी, जम्मू कश्मीर में डुअल कंट्रोल से हालात ठीक नहीं रह सकते। आप देखते हैं कि पिछले कुछ अर्सा से जब से गवर्नमेंट बनी है, यहाँ मिलिटेंसी की एक्टिविटीज बढ़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलिटेंसी के खिलाफ है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हजारों नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्कर मारे गए इस मिलिटेंसी की वजह से। और आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल। जो इलेक्टेड आदमी के पास इनपुट आता है शायद वहाँ के एसपी के पास नहीं आ सकता। बिल्कुल। इसलिए मैं अपने जो दिल्ली में क़यादत है उनसे गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी देखते हुए
बिना टाइम जाया किए जी। फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को 2019 में अगस्त में जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर का रियासत का वो बहाल किया जाए, ताकि यहाँ अमन हो, शांति हो, तरक्की हो और यहाँ का हर शख्स, जी, हर समाज का तबका वो तरक्की करे, आगे बढ़े, वो समझे कि वाकई हमने जो सरकार चुनी हमारे लिए सब कुछ हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, कल लाल सिंह ने बड़ी तल्ख शब्दों में चुनाव जो है उसको बड़ी कड़ी आलोचना की। उनका कहना है कि चुनाव जो है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें ना तो निष्पक्षता है ना पारदर्शी है। जितना भी जम्मू डिवीजन में जितने भी इलेक्शन हुए, जमकर शराब का इस्तेमाल हुआ, चिट्टे का इस्तेमाल हुआ, पैसे का इस्तेमाल हुआ और प्रशासन पूरा इन्वॉल्व था। तो ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, ये चीजें खतरा है जो आप कह रहे हैं। जी, जहां तक खतरे का दावा मैं मानता हूँ खतरा है। बाकी अब चुनाव हो गए हैं, अगर आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात है तो वो मेरे हिसाब से उसको कोर्ट में जाना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था। जी, मगर आज चुनाव हो गए, हमारे 42 मेंबर आए, जी बिल्कुल, 6 कांग्रेस के भी आए और बाकी इंडिपेंडेंट हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो आज अब हम इन बातों में उलझ जाएंगे नहीं, बातें चलेंगी। उनका क्या, बाकी मैं जाती तौर पे इस बात के खिलाफ हूँ कि इलेक्शन में पैसे का इस्तेमाल हो, जी, मसल पावर इस्तेमाल हो, गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल हो। आप चिट्टे का नाम ऐड करें कि तो मैं भी ऐड कर लाता हूँ। जाती तौर पे हम इन चीजों के खिलाफ हैं, मगर जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त हमको ये बातें करनी चाहिए। नहीं, उनका कहना कि ना तो हम एप्लीकेशन देने से चुनाव जो है उसके बात नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो भी बातचीत नहीं करता। एक ही हल है कि जनता जो है सड़कों पे आए, इसके ऊपर जो है इसका संज्ञान ले। वो क्या कहते हैं क्या करते हैं, मैं उनकी हर बात पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जी, लोगों के इसमें जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं और इसमें हमें गुमराह नहीं करना चाहिए। और बीजेपी से मैं गुजारिश करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, कि भाई इलेक्शन को इसमें कॉमनलाइज मत करो। जी, जी, जैसे जम्मू में हुआ, झारखंड में भी हो रहा है, जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो होगा, इससे देश कमजोर होगा। जी, जी, देश जो है हिंदू का भी है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का, सबका देश है। जी, अगर हम ये कहेंगे हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, कल जब देश खतरे में है, तो लोगों को गुमराह करेंगे। हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज लोगों को पूछो, आज लोगों को सिलेंडर भी याद आ रहा है, स्मार्ट मीटर भी याद आ रहे हैं, पानी की इतनी कमी वो भी याद आ रहा है, हर घर नल लग गया है, जल नहीं लगा। पाइपों का कितना स्कैंडल हुआ। वो एक मिस्टर अशोक परमार थे, उन्होंने चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है, उसने हर जगह चिट्ठी लिखी, प्रेस में भी आई। तो उन चीजों को इन्होंने देखना चाहिए भाई ये क्या हो रहा है। जी, बिल्कुल। बजाय इसके कि ये इन चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। और मैं आपको एक भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि नेशनल कांफ्रेंस की गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में पूरे 5 साल में आप देखेंगे कि जो मैनिफेस्टो में जो भी हमने कहा है वो पूरा होगा। हाँ, तो धन्यवाद जी। तो ये थे अजय सडोत्रा जी, जिन्होंने कहा है कि एनसी गवर्नमेंट जितने भी मैनिफेस्टो में उनके घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं वो आने वाले समय में इनको पूरा करेगी, और शुरुआत भी हो चुकी है। दर्शकों, जिस तरह से लंबे समय से जो है एक मांग कर रहे थे कि ये रिलैक्सेशन दी जाए, हो गई। इसी तरह से कश्मीर में जो है एजुकेशन के मसला था, समर और विंटर जोन का, वो भी सॉल्व कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने कहा है कि पीएचई के जो मुलाजिम हैं 3 साल से जो धरने पर बैठे हैं, उनका फेज बाई जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बनी है, एनसी गठबंधन की सरकार बनी है, वो आने वाले समय लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगी। धन्यवाद।